नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा शिक्षण कौशल के रिलेटेड जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो मैं शिक्षण कौशल का वर्ल्ड लाइनर पोर्शन का जो पार्ट आपको करा रहा था, वो आज का हमारा पार्ट होगा। वो लेसन तीसरा और लेसन तीसरा का पार्ट 2 होगा। एकदम सीरियल बाई से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप जरूर इस वीडियो को देखें। अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर जो सुपर टेट होता है उसकी तैयारी करते होंगे तो ये हमारा जो शिक्षण कौशल है यूथ कंपटीशन टाइम्स, जिसमें वन लाइनर पोर्शन की तरह दिया गया है, उसी को मैं विस्तार से आपको बताते हुए आगे बढ़ रहा था। तो इस शिक्षण कौशल के अंतर्गत प्राइमरी सुपर टेट में 10 नंबर का प्रश्न बनता है। इसी 10 नंबर की तैयारी मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स से आपको करा रहा था। इससे पहले मैंने आपको शिक्षण की विधियां एवं कौशल करा चुका था। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के कई पार्ट बनाया था, वो भी करा चुका था। उसके बाद तीसरा लेसन जो वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद ये दूसरा पार्ट है और ये भी इस वीडियो से वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो जाएगा, हमारा तीसरा लेसन। उसके बाद सामवेशी शिक्षा पर चलेंगे, अगली आने वाली वीडियो हमारी होगी। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा पार्ट 2 है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है शिक्षण कौशल के अंतर्गत, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो जरूर इस टॉपिक को देखिएगा। तो चलिए दोस्त, अब चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। पहला पॉइंट है कि 1939 में आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने प्रस्तुत किया था प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की। देखिए, ये थोड़ा यहाँ पर गलत है, 1953 होना चाहिए, ये चीज़ को ध्यान रखिए, मैंने गलत पढ़ दिया। 1953 होना चाहिए, गलत छप गया है, तो इसको मिटा दीजिए। 1953 में आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इससे पहले वाली वीडियो में भी इस पर बात हुआ था, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1953 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें बताया था कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया था। आचार्य नरेंद्र देव कमेटी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा गलत है, इस पर फोकस मत करिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है भारतीय शिक्षा के क्षेत्र का इनसाइक्लोपीडिया कहते, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता है भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसे थोड़ा चीज़ को समझिएगा, इनसाइक्लोपीडिया उसे हम कहते हैं जो कि आप सुने होंगे हंटर आयोग का नाम आप सुने होंगे। 1882 में ये आयोग आया था, मैंने गलत बता दिया। 1882 में जो है हंटर आयोग आया था। तो हंटर आयोग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हंटर आयोग जो है, रिपन उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, रिपन। उसी हंटर आयोग को ही हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में इनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाएगा, तो हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 भारतीय सदस्य थे, जिसमें से 30 सदस्य थे पूरे, और उसमें से 7 भारतीय सदस्य। बस इतनी चीज़ें इनसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि कोठारी आयोग ने भारतीय भाषाओं के लिए सुझाव दिया था। तो रोमन लिपि में जो है लिखने की बातें, शिक्षा की बातें इन्होंने कहा था। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था रोमन लिपि में, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आगे। और अगला पॉइंट है कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा आयोग ने बल दिया। तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा आयोग ने बल दिया था, और वो कौन कौन से, तो पहला, लोक शिक्षा की सामान्य प्रणाली लागू की जाए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सामान्य शिक्षा प्रणाली की लागू करने की बात कोठारी आयोग करता है, तो कभी प्रश्न बन सकता है, इस पर भी फोकस थोड़ा करिएगा। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन दिया जाए। और तीसरा पॉइंट है शिक्षा के सभी स्तरों पर राष्ट्र सेवाओं को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाए। ये राष्ट्र सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा आयोग ने इस पर फोकस करने का कार्य किया है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और हमारा अगला पॉइंट है नई दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राज्यों के शिक्षा सम्मेलन में भाग लिया था।
2 जून 1981 में शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था राज्यों का, उसमें इन्होंने भाग लिया था, दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित शिक्षा को हम क्या कहते हैं, तो आधुनिकीकरण उसको कहा जाता है। जैसे कि विज्ञान और तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग होने लगता है तो उसको आधुनिकीकरण कहा जाता है, और वर्तमान में यही स्थिति, इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आगे चलते हैं, प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक अनुभवों के प्रयोग में लाना सिखाती है। यह कथन किसका है, तो द हैंडबुक फॉर टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की ये जो परिभाषा है दिया गया है। अब चलते हैं आगे, और हमारा अगला पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा का इतिहास प्रारंभ होता है तो वो ब्रिटिश काल के समय से प्रारंभिक शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा का इतिहास जो है प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं, और प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया गया था तो मिशनरियों में किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ मिशनरियों के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं अगले, और अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास किया गया था तो 1813 के आज्ञा पत्र में इन्होंने प्रयास किया था जो है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। अब देखिए थोड़ा सा 1813 के आज्ञा पत्र की भी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो दरअसल इसमें हुआ क्या था कि एक विवाद उत्पन्न हो गया था। जब 1813 का आज्ञा पत्र आया था तो इन्होंने एक धारा आता है, 43वीं धारा थी, जो एक लेख जारी करते थे तो उसमें 43वीं धारा थी। उसमें इन्होंने लिखा था कि 1 लाख रुपए जो है प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। 1813 के आज्ञा पत्र में इन्होंने लिखा था। उसके बाद ये नहीं लिखा था कि किस शिक्षा पर किया जाएगा, इसीलिए इसी पर जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हो गया। और भारतीय साहित्यकार जो थे वो मानते थे कि ये जो पैसा जो है हम लोगों के लिए दिया गया है, और जो पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री थे जैसे अंग्रेजी साहित्य को जो मानने वाले थे वो पैसे हम पर, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो मानते थे कि ये पैसा हम लोगों के लिए दिया गया है। तो ये एक विवाद उत्पन्न हो गया था इसी के आज्ञा पत्र में। और आगे जाकर फिर उसको जो धीरे धीरे आगे जाकर क्या हुआ कि उस पाश्चात्य जो विवाद था उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया था। 1839 में इसको समाप्त किया गया था। याद रखिएगा 1839 का जो आज्ञा पत्र आया था उसमें इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इतनी चीज़ें बस ध्यान रखिएगा। अगर डिटेल में इस जो आज्ञा पत्र को पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको डिटेल में वीडियो बना दूंगा एक अलग से। तो चलिए दोस्त अब आगे चलते हैं। और सर्वप्रथम सर्वधारणा को शिक्षा का प्रबंध किया गया था तो वो 1854 के घोषणा पत्र को, सर्वधारणा को शिक्षा का प्रबंध सबसे अगर महत्वपूर्ण प्रयास अगर शिक्षा के क्षेत्र में माना जाए तो ये प्रथम प्रयास था अंग्रेजों के द्वारा, और सबसे ज़्यादा फोकस 1854 के घोषणा पत्र में किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे और इसको वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। इस जो वुड का घोषणा पत्र 1854 आया था। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय है 5 से 7 वर्ष तक का जो बालक होता है उनको शिक्षा दिया जाता है। तो शिक्षा काल जो होता है उसी को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। आगे चलते हैं, और शिक्षा समाज का है गतिशील पहलू। देखिए शिक्षा, बिना शिक्षा का जैसे एक मनुष्य होता है ना, वो एक जानवर की भांति होता है। तो शिक्षा एक समाज का गतिशील पहलू होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षा समाज का एक गतिशील पहलू होता है। शिक्षा के द्वारा ही बच्चों के नैतिकता, समाज की एकता, राष्ट्र की एकता और समाज के विकास में काफ़ी उन्नति मिलती है। तो शिक्षा समाज का गतिशील पहलू होता है। अगला पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है शिक्षा। अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो वह एक ही माध्यम होता है और वो होता है शिक्षा। शिक्षा से आप अपने समाज की, आप अपने देश की, आप अपने जो परिवार की जो होती है शासन व्यवस्थाएं उसको परिवर्तित किया जा सकता है। जो रूढ़िवादी परंपराएं आती रही हैं उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं और वह एक ही माध्यम होता है, वह शिक्षा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है शिक्षा। शिक्षा के बारे में इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। शिक्षा का प्रथम स्तर वो प्राथमिक शिक्षा होती है। सभी जानते हैं कि प्राथमिक स्तर शिक्षा का प्रथम स्तर माना जाता है। अगला पॉइंट, गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा को कहते हैं बेसिक शिक्षा।
तो इन्होंने बेसिक शिक्षा की शुरुआत 1937 में इन्होंने किया था, गांधी जी वर्धा नामक स्थान पर किया था। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। बेसिक शिक्षा ये मानता है कि जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो हस्तकला पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, याद रखिएगा, हस्तकला की बात कौन करते हैं शिक्षा में? तो महात्मा गांधी करते हैं। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक शिक्षा से रिलेटेड। अगला पॉइंट, बेसिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। हस्तशिल्प का मतलब ही हुआ कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, जो बेसिक शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है, मेन उद्देश्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी की विचारधारा प्रभावित थी आदर्शवादियों का। और आदर्शवादी कौन माने जाते हैं? प्लेटो, सुकरात, ये सब आदर्शवादी मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, गांधी जी की जो विचारधारा प्रभावित थी वो आदर्शवादियों की विचारधारा से प्रभावित थी। आदर्शवादी बल देता है आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर, सबसे ज़्यादा जो है आदर्शवादियों मूल्य बल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आदर्शवादी सबसे ज़्यादा किस पर बल देते हैं? तो आध्यात्मिक मूल्यों पर सबसे ज़्यादा बल देने का कार्य करते हैं। अब चलिए आगे, और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ बल दिया जाता है व्यवसायिक शिक्षा पर। इन्होंने बल देने का कार्य जो है गांधी जी ने किया था। तो जब वो आदर्शवादी से संबंधित थे, प्रभावित थे, तो आदर्शवादी मूल्यों के साथ साथ वह बल किस पर दिए? व्यवसायिक शिक्षा पर, हस्तपरित शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। अगला पॉइंट है कि व्यवसायिक शिक्षा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भाविक जीवन में व्यवसाय के चुनाव के लिए व्यवसायिक शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और आवश्यक भी होती है। हमारी जो 10वीं क्लास की शिक्षा होती है ना, उसके बाद से व्यवसायिक शिक्षा का जो प्रावधान है वो प्रारंभ हो जाता है। अब चलते हैं आगे, और हमारा अगला पॉइंट है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य की समस्त शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है। और ये स्टेटमेंट गांधी जी का है। तो फेमस स्टेटमेंट है इनका, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, और प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानिक संस्थानों को दिया गया है। किसके समिति या आयोग में कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो स्थानिक संस्थानों को दिया गया है? वो 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग भी उसको कह सकते हैं। हंटर आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अध्यक्ष विलियम हंटर महोदय जी थे। तो याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो स्थानीय क्षेत्र थे, स्थानीय संस्थाएं थी, उन पर देने का बात जो सिफारिश जो है इसी आयोग ने किया था। अब चलते हैं आगे, और हमारा अगला पॉइंट है कि बड़ौदा नरेश द्वारा 1992 में प्रयास किया गया प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो उसमें बड़ौदा के एक नरेश हुआ करते थे, 1892 का समय है, तो वो प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किया था। आगे चलते हैं, और हमारा अगला पॉइंट है काफ़ी इंपोर्टेंट, गोखले महोदय का है। 1911 में केंद्रीय धारा सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया गोखले जी के, जिनको गोपाल कृष्ण गोखले कहा जाता है। इन्होंने 1943 में बेसिक शिक्षा जो होती है, प्राथमिक शिक्षा, उस पर इन्होंने फोकस किया और इन्होंने उस पर एक बिल प्रस्तुत किया था। उस समय के जो शिक्षा व्यवस्था की, उसके आधार पर इन्होंने बिल पेश किया और इन्होंने कहा, 1911 में इन्होंने अपना बिल प्रस्तुत किया था विधानसभा में। जब इन्होंने बिल प्रस्तुत किया था तो उस समय इनके बिल पर जब मतगणना हुई तो इनका बिल जो है रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कि कई ज़्यादा इनके पक्ष में वोट नहीं आए, तो इसीलिए इनके बिल को रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने क्या किया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, इन्होंने कहा था अपने बिल में कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका प्रावधान जो है स्थानीय निकायों को दे दिया जाए। इन्होंने भी यही बात कहा था कि वो जो शिक्षा व्यवस्था है अपना, उसको स्थानीय निकायों पर दे दिया जाए। इन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस किया था, स्थानीय निकाय पर देने के लिए। बस इतना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनसे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। इन्होंने गोखले द्वारा सर्वप्रथम विधेयक अधिनियम शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था, बम्बई में इन्होंने दिया था। हालांकि इनका बिल पास नहीं हो पाया, इसीलिए इनके बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था, इनके पक्ष में ज़्यादा वोट नहीं थे। आगे चलते हैं। स्वशासन प्रारंभ होता है 1921 में, स्वशासन 1921 में प्रारंभ होता है और स्वशासन का उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, इसका उद्देश्य था।
आगे चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट है 2002 के संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो था उसको मौलिक अधिकार में रख दिया गया था। अगला पॉइंट 2002 अधिनियम पारित हुआ, प्राथमिक शिक्षा के रिलेटेड था, अभी मैंने आपको बताया। और प्राथमिक शिक्षा बालकों का आत्मनिर्भर है, यह बुनियादी अधिकार होता है और प्राथमिक शिक्षा दी गई थी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य कर दिया गया था और यह एक मौलिक अधिकार है। अभी आगे उस पर बातें होंगी। अब चलते हैं आगे और हमारा अगला पॉइंट है आरटीई से रिलेटेड आ गया, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये कब आया था? 2009 में आया था अधिनियम। और लागू कब हुआ? तो 2010 में इसको 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। तो काफ़ी ये बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे, आरटीई राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता है। राज्य सरकार और स्थानीय जो निकाय होते हैं उनको इसका पूर्ण कराना है, आरटी का पूर्ण पालन करना है। तो याद रखिएगा आरटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरटीई में प्रतिबंधित है, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यक्रम में लगाया नहीं जा सकता। गैर शैक्षिक कार्यक्रम में शिक्षा के अलावा गैर शैक्षिक कार्यक्रम में लगाया नहीं जा सकता, ये आरटीई में प्रतिबंधित है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 का। देखिए एक्चुअली ये प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा पूछने का गलत है। यहाँ पूछना चाहिए कि जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है वह किस आर्टिकल के तहत रखा गया था, किस संशोधन में कब हुआ था। तो बस इतना याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन हुआ था और वह 2002 में हुआ था और इसको अनुच्छेद 45 से हटाकर इसको मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में रख दिया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो बस इतना चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार अब हो गया है। ठीक, अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य जो 1960 में पूरा होना था वह पूरा हुआ 1995 में, यानी कि जो 1960 में अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था वह 1995 में जाकर पूरा हो गया था। अब आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है 30% अपव्यय व अवरोध शैक्षिक कारणों से होता है। यह कथन किसका है? तो श्री JP नायक का कथन है। अपव्यय और अवरोध होता क्या है? अब पहली चीज समझिए, अपव्यय और अवरोध पर बात सर्वप्रथम 1929 में हाटांग समिति ने किया था। अपव्यय का मतलब होता है कि बीच की कक्षा में ही पढ़ाई को छोड़ देना। अवरोध का मतलब होता है बीच में फेल हो जाना, मतलब परीक्षा हुई उसमें फेल हो जाना, तो वो अवरोध कहलाता है। इस पर बात हाटांग समिति 1929 में कहा था, यानी सर्वप्रथम इसका शब्द जो देने वाला हाटांग समिति है लागू किया था। कोठारी 1964-66 का है कोठारी आयोग, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कार्य किया था कोठारी आयोग ने। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है अवरोध अधिक होने के कारण रुकावट आती है सार्वभौमिक शिक्षा में। अवरोध अधिक होने पर रुकावट आती है सार्वभौमिक शिक्षा में, यानी कि बच्चों का जब फेल हो जाते हैं तो उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है ना वो रुक जाती है वहीं पर और वो उसी कक्षा में रह जाते हैं। इससे क्या होता है कि सार्वभौमिक शिक्षा में जो रुकावट का एक कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक को करनी चाहिए निदानात्मक परीक्षण एवं मूल्यांकन, ये करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। निदानात्मक का होता है किसी भी बच्चे का जो विलक्षण प्रवृत्ति के जो पाए जाते हैं उनके कारण को जानना, वही होता है निदानात्मक परीक्षण या मूल्यांकन भी उसको कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट था, खत्म हो गया। अब ये हमारा जो वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा है वो समाप्त हो गया। उसके बाद अगला हमारा वीडियो जो आएगा वो सामवेशी शिक्षा से रिलेटेड आएगा, यूथ कंपटीशन का जो वन लाइनर का पोर्शन है। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।